मेरा अरबी मालिक बड़ा दयालु किस्म का बंदा था। लड़कियां भाग भाग कर उससे जुड़ती। अरबी 10,000 रियाल चुटकियों में लड़कियों पर खर्च कर देता। मैं अरबी की दौलत का राज जानने के लिए दिन रात उसके काम करता। एक रात अरबी के घर पर फंक्शन था। मुझको अरबी ने बुलाया, मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी की बीवी ने मेरे साथ। मैं भी सेठ का नौकर था। मेरे सेठ बहुत ही नरम दिल और दयालु किस्म के इंसान थे। मैंने आज तक कभी इसके घर से किसी फकीर को खाली हाथ लौटते हुए नहीं देखा था। मैं इस सेठ की फैक्ट्री में छोटा सा नौकर था। फैक्ट्री के शीशों को साफ करता था और चमकाता था। कभी कभी वे मुझे अपने घर भी ले जाता, घर की साफ सफाई भी करवा लेता और छोटे मोटे काम भी करवाता था। मैं गांव से आया था, इसलिए मेरे रहने का कोई इंतजाम न था। पहले पहल जब मुझे अभी मालिक की फैक्ट्री में नौकरी मिली तो मेरे पास रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। तो मैं ये करता था कि पूरा दिन फैक्ट्री में काम करता रहता। रात को फैक्ट्री बंद हो जाती तो फैक्ट्री के बाहर फुटपाथ पर आकर सो जाता। फिर जब सुबह फैक्ट्री खुलती तो मैं फिर काम में बिजी हो जाता। खाना मेरा मालिक फैक्ट्री के वर्कर्स को फ्री में ही खिलाता था। शाम की चाय भी मिलती थी, इसलिए खाने पीने का कोई मसला ना था। लेकिन रहने का मसला था, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और बाहर लेटना और सोना एक बड़ी आजमाइश से कम न था। ठंड में मैं पूरी रात ठिठर के गुजार देता था। लेकिन एक बार मेरे मालिक ने मुझे फैक्ट्री के बाहर सोते हुए देख लिया। इत्तेफाक से वे आज फैक्ट्री में जल्दी पहुंच गए थे। जब उन्होंने मुझे फुटपाथ पर सोते हुए देखा तो फौरन से अपनी गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए, अपना कोट उतार के मेरे ऊपर डाल दिया। जब मैंने अपने ऊपर एक कपड़ा महसूस किया तो फौरन से उठ बैठा। देखा तो मालिक का कीमती कोट मेरे ऊपर था। सामने मालिक को देखकर तो मैं जल्दी से उठ कर बैठा था कि मालिक का कोट गंदा ना हो जाए। मैंने फौरन से पकड़ा और खड़ा हो गया। मैंने कहा, मालिक कि आपका कोट गंदा हो जाएगा। कहने लगे कि तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? यहाँ तो तुम ठंड की वजह से बीमार हो जाओगे। मैंने कहा, मालिक यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं गांव से आया हूँ। शहर में रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, अगर आप फैक्ट्री में एक कोने में मुझे सोने के लिए इजाज़त दे दें तो मेरा यह मसला भी हल हो जाएगा। वे कहने लगे, फैक्ट्री में क्यों, मेरे घर में बहुत से क्वार्टर खाली हैं। ऐसा करो, जब मैं फैक्ट्री बंद करके शाम को घर जाऊँगा तो तुम भी मेरे साथ चले जाया करो। छोटे मोटे काम भी कर दिया करना और तुम्हें रहने में भी कोई मसला नहीं होगा। ये सुनकर तो मैंने मालिक के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, मालिक ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखे। मालिक का दिल देखकर तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। आज के दौर में भी ऐसे लोग थे जो नौकरों को इतना ख्याल रखते हैं, वरना एक काम से शीशे साफ करने वाले नौकर से मालिक कहाँ सीधे बात करते हैं। लेकिन वह तो अपने अंदर न जाने कैसा दिल लेकर पैदा हुए थे। किसी का भी दुख सुनते तो फौरन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते। मालिक ने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मालिक के घर जाकर मुझ पर ऐसे ऐसे राज भी खुल सकते हैं कि होश उड़ कर रह जाएंगे। इस रात मैं मालिक के साथ ही उनके घर पर चला गया था। मालिक मुझे घर के अंदर ले गए। वहाँ उनकी बीवी भी मौजूद थी। घर के नौकरों से भी इस अरबी मालिक का रवैया बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। लेकिन मुझे मालकिन कुछ अजीब सी लगी थी। बिल्कुल खामोश, किसी बात में वह बोलती भी नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या है। हालांकि जैसा रवैया मालिक का था, उसकी बीवी को तो वैसा ही होना चाहिए था। लेकिन मैंने नोट किया कि जैसे ही वह मालिक की शक्ल देखती थी, उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी फैल जाती थी। हालांकि मेरे मालिक देखने में भी खूबसूरत थे और जो शख्स खुद भी खूबसूरत हो, उसका रवैया भी बेहद अच्छा हो, तो बीवी को और क्या चाहिए। जो शख्स नौकरों से इतना रहमदिल हो, वह बीवी से किस कदर मोहब्बत करने वाला हो सकता है। मैंने यह भी देखा था कि वह घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी से आप जनाब से बात करते थे, लेकिन उनकी बीवी किसी भी बात का सीधा मुंह जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा बुरा सा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा वक्त वहाँ गुजरा रहा, मुझ पर बहुत सी बातें खुलने लगी थी। जैसे ही आधी रात होती, मुझे क्वार्टर में गानों की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे बंगले के अंदर गाने लगे हुए हैं। ज़मीन पर धन धन की ऐसी आवाज़ आती जैसे कोई नाच रहा हो। मुझे हैरत होती कि रात के इस वक्त कौन है जो बंगले के अंदर नाच गाना सुन रहा है या देख रहा है। मालिक का तो कोई बेटा भी ना था या कोई बेटी जिसकी शादी का फंक्शन हो या कुछ ऐसी बात हो
कि घर में रौनक हो और नाच का माहौल हो। फिर मुझे लगा शायद कि वाकई घर में किसी खुशी की खबर है, जब इस वक्त ढोल और नाच गाना हो रहा है। कम से कम 3-4 घंटे ऐसा ही शोर जारी रहा, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ रोज के मुताबिक था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मालिक ने भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि घर में कोई ऐसी खुशी है जिसकी वजह से रात को ढोल और नाच गाना होता है। खैर, मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब रोज़ यही सिलसिला शुरू हो गया। 4-5 दिन से यही हो रहा था कि आधी रात को ढोल और नाचने गाने की आवाज़ें आती। एक बार मैं उठकर बैठ गया, सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि मालिक के बंगले के बजाय बराबर वाले बंगले में से किसी की शादी हो और ये वही ढोल और नाच गाना हो रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, मगर बाहर से क्वार्टर को बंद करने का क्या मकसद हो सकता है। क्वार्टर में कोई भी खिड़की और रोशनदान न था जिससे कि बाहर जाया जा सकता हो। मैंने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरे लिए बात हैरान करने वाली थी, भला कौन था जो रात को मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बंद कर देता था और क्यों। बहरहाल काफ़ी देर में इसी बारे में सोचता रहा और फिर दोबारा अपनी चारपाई पर लेट गया और सो गया। जब सुबह उठकर मैंने यही बात चौकीदार और दूसरे नौकरों से पूछी तो वे हंसने लगे। कहने लगे, मालिक रात को तमाम नौकरों के क्वार्टर बाहर से बंद कर देते हैं और सुबह सवेरे ही खोलते हैं। मैंने कहा, ये क्यों? वे लोग कहने लगे, पता नहीं, यह हमें बताने की इजाज़त नहीं है और हमें कोई सवाल करना है तो मालिक से करो। खैर, ये सवाल मैं मालिक से करने की हिम्मत तो ना रखता था, इसलिए खामोश हो गया। लेकिन मैं इसी बारे में सोचने लगा कि कैसे मैं क्वार्टर से बाहर निकल सकता हूँ। फिर एक तरकीब मेरे दिमाग में आई। मैंने इस पर प्लान किया था। एक बार मैंने सोचा कि मैं बहाने से लॉन्च में सो जाता हूँ और पता तो करूँ कि नाच गाना किस खुशी में हो रहा है। रात को मैंने यही किया था। मैंने मालिक से कहा कि मालिक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और क्वार्टर में बहुत ज़्यादा घुटन होती है, क्योंकि क्वार्टर में कोई भी खिड़की नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप सही समझे तो मैं किचन के कोने में सो जाता हूँ, ये लॉन्च के कोने में पड़ा रहूँगा। किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ ज़रा खुली हवा आती रहेगी तो मुझे सुकून रहेगा। मेरी बात सुन के मालिक पहले तो मुझे कुछ देर तक गौर से देखते रहे, फिर कुछ सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, असल में मैं बंगले के अंदरूनी हिस्से में किसी भी नौकरों को सुलाता नहीं हूँ। हाँ, तुम चाहो तो क्वार्टर के बाहर बगीचे में सो सकते हो, वहाँ तुम्हें अच्छी खासी हवा मिलेगी और तुम सुकून से भी रहोगे। मैंने कहा, जी ठीक है। बहरहाल मैं यही चाहता था कि मैं क्वार्टर से बाहर रहूं, इसलिए रात को अपना तकिया लेकर मैं बगीचे के बेंच पर लेट गया। मैंने देखा कि रात को 2 बजे के करीब मालिक ने चौकीदार से कहा कि वह जाए क्वार्टर में जाकर सो जाए। चौकीदार फौरन से उठकर क्वार्टर में चला गया। अब मेन गेट पर कोई भी मौजूद ना था। मुझे हैरत हुई कि चौकीदार का काम तो पूरी रात गेट पर ड्यूटी देना ही है, मालिक ने उसे क्वार्टर में क्यों भेज दिया। फिर मैंने देखा कि मालिक भी इसके पीछे जाने लगे जहां क्वार्टर थे और फिर मुझे वहां क्वार्टर की कुंडियां लगाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मालिक तमाम क्वार्टर के दरवाजे बंद करके बगीचे में मेरे पास आ गए। मैं यूं लेटा था जैसे बड़ी गहरी नींद सो चुका हूँ। लिहाफ मेरे मुंह से उतारा। मैंने वैसे ही आंखें बंद करके लेटा रहा। शायद वे देखने आए थे कि कहीं मैं जासूसी तो नहीं कर रहा। वैसे कर तो मैं जासूसी ही रहा था, लेकिन मैं इस काम में पक्का था, इसलिए मालिक को मुझ पर शक नहीं हुआ और फिर मालिक अपने बंगले के अंदर जाने के बजाय बगीचे में ही चक्कर लगाने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनकर फौरन से उन्होंने अपने बंगले का दरवाज़ा खोला। मैंने लिहाफ के अंदर से ही आंखें फाड़ कर देखा तो मुझे गाड़ी की तेज़ रोशनी नजर आई थी और गाड़ी की आवाज़ से भी ये लगा जैसे कोई गाड़ी बंगले के अंदर पार्किंग एरिया पर खड़ी हुई हो। और उसके बाद जो मंजर मैंने देखा तो मेरे कानों से धुएं निकलने लगे और मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। वह 4-5 लड़कियां थी जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत खूबसूरत मैक्सी पहने हुए थी। मेकअप भी बहुत तेज़ कर रखा था और भी मालिक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। मेरी जान तो उस वक्त निकली जब मैंने मालिक को लड़कियों के साथ बातें करते हुए देखा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। इसके बाद वे लड़कियां बंगले के अंदर लॉन्च में चली गई। कुछ देर बाद ही ढोल और नाचने गाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठकर बैठ गया क्योंकि उस वक्त पूरे लॉन्च में चौकीदार तक न था।
इसलिए मुझे किसी का डर भी ना था। मैंने देखा कि सामने बनी खिड़कियां जो कि बंगले के अंदरूनी तरफ कमरों की थी, उनमें से एक कमरे में लाइट जल रही थी जिसकी रोशनी बगीचे तक आ रही थी और यहाँ पर परछाइयाँ भी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर मेला लगा हो और वे लड़कियाँ वही हों और नाच गाना कर रही हों। मैं उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे से चलता हुआ इस खिड़की के पास चला गया कि देखूं आखिर अंदर हो क्या रहा है। जब मैंने वे शीशे की बड़ी सी खिड़की को ज़रा से खोलने की कोशिश की तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वो अंदर से लॉक नहीं थी। खिड़की का शीशा ज़रा सा खुल गया था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले तो मैं वापस खिड़की बंद करके अपनी इस बेंच पर लेटने लगा कि अगर मालिक को शक भी होगा तो मेरी जान ही निकाल देंगे। ये ना हो कि मुझे नौकरी से निकाल दे कि मैं उनकी जासूसी क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि देख लेने में क्या हर्ज है। मैं दोबारा से खिड़की के पास आ गया। खिड़की अभी भी थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने हल्का सा पर्दा हटाया तो देखा सामने वह लड़कियां नाच रही थी और मालिक इस कमरे में अकेला बैठा हुआ नाच देख रहा था। 10-10 रियाल के नोट उन लड़कियों पर फेंक रहा था और वह लड़कियां खुश होते हुए मालिक के आगे पीछे मक्खियों की तरह भिन भिन कर रही थी। मैं फौरन से पीछे हट गया और खिड़की को भी वैसे ही धीरे से बंद कर दिया जैसे खोली थी और वापस बेंच पर आकर लेट गया। काफ़ी घंटे में शोर शराबा होता रहा, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। और फिर वह लड़कियां हंसती मुस्कुराते हुए बाहर आई थी। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके हाथों में बेशुमार नोट थे। एक ही रात में वह हज़ारों रुपए मालिक से लूट कर जा चुकी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मालिक का ये रूप भी था। मैं तो उन्हें बहुत ही हमदर्द किस्म का इंसान समझता था, लेकिन जो रूप मैंने आज अपने मालिक का देखा मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ था। सुबह जब मैं फैक्ट्री जाने के लिए बाहर निकला तो मालिक कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करो 1-2 दिन घर पर ही रुको। वही हमदर्दी वाला मीठा लहजा था। मैं उनके घर पर ही रुक गया। मैंने सोचा कि मालकिन से पूछ लेता हूँ, अगर कोई घर का छोटा मोटा काम है तो वे कर लेता हूँ। खाली बैठ कर क्या करूँगा। घर में लॉन्च में गया तो मालकिन वहाँ मौजूद नहीं थी। नौकरानी कहने लगी कि वह अपने कमरे में है। मैं जैसे ही कमरे पर दस्तक देने लगा तो मुझे अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मालकिन शायद किसी से बात कर रही थी। जो बातें वे कर रही थी मैं सुनकर दंग रह गया, इसलिए वहीं से पलटकर वापस चला आया और अपने क्वार्टर में जाकर चारपाई पर बैठकर सोचने लगा, फिर ये सब हो क्या रहा है। अगले रोज़ ही मालिक ने मुझे बताया कि बंगले में एक बहुत बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं और वहाँ पर वे बहुत सी लड़कियों को नाच गाने के लिए बुलाएंगे, लेकिन इस बार वे लड़कियों को सबके सामने नचाएंगे और तमाम नौकर भी ये सब देखेंगे। जब मालिक ने खुद ही बात की तो फिर मैंने भी मालिक से पूछ लिया कि वे ऐसा क्यों करते हैं, वह लड़कियों को क्यों बुलाते हैं, हालांकि उनकी तो बहुत अच्छी आदत है। वे कहने लगे कि ये लड़कियाँ मजबूर होकर गलत काम करती हैं और उनकी जो मैडम है ज़बरदस्ती उनको गलत काम करवाती है। अगर मैं रात को उनको अपने पास ना बुलाऊं तो उनकी मैडम उन्हें जिसके पास भेजेंगी तो उनके पास रात गुजारेंगी और मैं सिर्फ उनका नाच देखता हूं और अपना दिल बहला देता हूं और बदले में उन लड़कियों को बहुत सारा पैसा देता हूं ताकि उनकी मैडम उनसे गलत काम ना करवा सके। मैंने कहा तो फिर आप उनकी वैसे ही मदद कर दें, घर में बुलाकर नाच गाना करवाने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वह पहले तो मुझे देखने लगे। वे कहने लगे कि अब तुमसे क्या छुपाऊं, बात यह है कि अगर मैंने यही पैसे उनकी मैडम को दे दिए तो पैसे अपने पास रखेंगी और लड़कियों से फिर गलत काम ही करवाएंगी। इस तरह वे समझता है कि मेरे साथ भी लड़कियां गलत काम करने के लिए ही गई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मालिक की बात सुनकर मुझे लगा कि कम से कम वे लड़कियां गुनाहों से बच गई हैं, पैसे भी ले जाती हैं। वे मालिक का बहुत शुक्रिया अदा भी करती थी कि उनकी वजह से वे गलत रास्ते से बच जाती हैं। फिर फंक्शन वाले दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। घर की एक नौकरानी ने मालिक के सामने एक शरबत पेश किया जिसे वह पकड़कर पीने लगे। मैं भागता हुआ मालिक के पास पहुंचा और वह शरबत का गिलास उनसे छीन कर दूर फेंक दिया। मेरी हरकत पर मालिक मुझे देखने लगे, कहने लगे कि ये क्या हरकत थी। मैंने कहा, मालिक, लड़की आपको जहर वाला शरबत दे रही है। मेरी बात सुनकर उस लड़की का रंग उड़ गया। फिर मैंने मालिक को सारी बात बता दी जो इस दिन मेरी मालकिन के कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने सुनी थी। वे कह रही थी कि ये शख्स अपनी दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा
है, कभी लड़कियों में, कभी नौकरों में। एक दिन ये सब कुछ लुटा कर अपने हाथ खाली करके बैठेगा। मुझे इससे शादी करने का भला क्या फ़ायदा हुआ? तो फिर किसी ने से कहने लगी कि मैं एक नौकरानी से कह दिया है, अभी कुछ दिन बाद फंक्शन होगा, वह नौकरानी मेरे पति को जहर देगी और जब वह मरेगा तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। फिर मेरी भी आजमाइश खत्म होगी। मैं तो सिर्फ दौलत के लालच में इस आदमी से शादी कर चुकी हूँ। मैंने ये सारी बात मालिक को बता दी। मालिक ने मालकिन को तलाक दे दिया और मुझे इनाम भी दिया और अपनी फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी दे दी। कहने लगे मैं ईमानदार लोगों की कद्र करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।